नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गणेश शर्मा, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय जयपुर। आज हम मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के अध्ययन में कुछ सिद्धांतों, नियमों, संकल्पनाओं का आधार है, जिनके निर्देशन में भौगोलिक गणवेक्षणाएँ, विश्लेषण एवं संश्लेषण किए जाते हैं। इन नियमों को ही मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से सिद्धांत हैं मानव भूगोल के? जिनमें पहला है क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसके अंतर्गत भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व परिवर्तनशील है। ब्रुन्स के अनुसार हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील है। उनका आकार या मात्रा या स्वरूप अथवा गुण बदल जाता है। वास्तव में संसार में कोई भी वस्तु सदैव स्थायी नहीं रहती है। पृथ्वी के तल पर हर समय परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ कार्य करती हैं, जिनमें पृथ्वी के सौर संबंध या ग्रहीय संबंध, पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ जो आंतरिक भागों के अंदर घटित होती हैं पृथ्वी के, सौर्य शक्तियाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जैविक शक्तियाँ और मानव शक्तियाँ। ये 6 प्रकार ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमेशा परिवर्तनशीलता लाती हैं। जीन ब्रुन्स के सौर शक्ति को मूर्ख शक्ति तथा गुरुत्वाकर्षण को बुद्धिमान शक्ति कहा गया है। कालक्रम के अनुसार परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्पकालीन, दूसरा है दैनिक, मौसमी एवं वार्षिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए ऋतु परिवर्तन या मौसमी प्रवास, फसल उत्पादन आदि अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं। दीर्घकालीन के अंतर्गत दीर्घकालीन परिवर्तन दशाब्दियों, शताब्दियों या सहस्त्राब्दियों में होते हैं। उदाहरण जलवायु दशाओं में परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति, नई दुनिया में प्रवास आदि हजारों वर्षों की प्रक्रिया या उसका प्रतिफल है। दूसरा सिद्धांत जो आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत। विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वो जड़ हो या चेतन, एक दूसरे से संबंधित हैं। इन तत्वों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए इसका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। यही सार्वभौम एकता या पार्थिव एकता की संकल्पना है। महत्वपूर्ण और या यूँ कहिए कि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसमें विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संयुक्त हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर एक से भौतिक नियम क्रियाशील हैं। रेडजेल ने बताया कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के द्वारा समझाया जा सकता है। ब्लाश व ब्रुन्स ने बताया कि किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी जैसे वनस्पति, जंतु और मनुष्य होते हैं, उनमें एक पारस्परिक संबंध होता है। वे सब ही अपनी परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करते हैं। आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट वास्तव में सार्वभौम एकता या पार्थिव एकता सिद्धांत के जन्मदाता हैं। हम्बोल्ट के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर दो विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। इसके पीछे व्यापक एकता समाहित है। हम्बोल्ट के अनुसार मेरी दृष्टि दृढ़ता से शक्तियों की अंतःक्रियाओं के मध्य स्थिर है, जहाँ जैविक, अजैविक एवं वनस्पति संसार में समरूपी एकता, एकरूपता व्याप्त है। भूगोल के प्रथम प्रोफेसर कार्ल रिटर ने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत पर बल दिया। उनके अनुसार आवास के घटकों, जिनमें मनुष्य अपनी सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है, जैविक व अजैविक एकता इनके मध्य पाई जाती है। 19वीं शताब्दी, जिसमें विडाल डी ब्लास ने इस सिद्धांत को अधिक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। ब्लास के अनुसार भूगोल के तथ्य पार्थिव एकता से संबंधित है। इनका विवेचन या व्याख्या केवल उन्हीं की सहायता से की जा सकती है। प्रत्येक स्थान पर वे इस वातावरण से संबंधित हैं जो स्वयं कई भौतिक दशाओं का योग है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की गई हैं सीमाओं के अंतर्गत वहाँ के निवासी मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और छांट के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करके उन क्षेत्रों का क्षेत्र संगठन करते हैं। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के
तत्व मनुष्य के भोजन, वस्त्र, निवास, व्यवसाय, सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य उनके प्रभावों के अनुसार ही अपने रहन सहन का अनुकूलन करता है और वातावरण से भी परिवर्तन करता है। इन क्रियाओं को वातावरण समायोजन कहा जाता है। इस प्रकार देखिए, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु जो इस धरती पर या इस धरातल पर पाई जाती है, उसके अंदर सदैव परिवर्तन देखने को मिलता है। हम हमारे स्वयं का देखें, हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के समय हम बहुत छोटे उसमें रूप में होते हैं, धीरे धीरे हमारा विकास होता है, बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हम युवा होते हैं, युवा होते हुए फिर धीरे धीरे हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कोई भी चीज़ इस धरातल पर जो पाई जाती है, वो उसमें पल प्रतिपल परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। लगता हमको ऐसा है कि हम सदैव एक से होते हैं, लेकिन हर पल हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो हमारे शरीर में, इस धरातल पर हर चीज़ के अंदर परिवर्तन यहाँ पर होता है। अब परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, इसमें बताया गया है कि एक होता है अल्पकालीन परिवर्तन, दूसरे होते हैं दीर्घकालीन परिवर्तन। अब अल्पकालीन परिवर्तन हमको तुरंत नज़र आ जाते हैं, दीर्घकालीन परिवर्तन हमको देर से नज़र आते हैं। जैसे मौसम और जलवायु के बारे में बताया गया। मौसम जो दिन प्रतिदिन चेंजेस जो आते हैं, उनको हम मौसमी या अल्पकालीन जो है अवधि के परिवर्तन कहते हैं। जबकि जलवायु कुछ लंबे दशकों का एक योग, उनके औसत या योग होता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि यहाँ या किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु इस प्रकार की है, यहाँ उष्ण है, यहाँ शीत है, यहाँ शीतोष्ण है। जिस भी प्रकार की जलवायु क्षेत्र विशेष की है, उसका हम अध्ययन दीर्घकालीन अवधि के आधार पर करते हैं। दूसरा सिद्धांत हमको ये समझा रहा है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत। यहाँ पर जितनी भी जो चीज़ें हैं, उन सब के मध्य एक अंतर संबंध पाया जाता है। समझ रहे हैं बात को? अंतर संबंध पाया जाता है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो। जड़ का अर्थ मतलब है स्थिर, और चेतन का मतलब जिसमें जान है, जो जिसमें परिवर्तन होता है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गणेश शर्मा, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय जयपुर में कार्यरत हूँ। भूगोल विषय के अंतर्गत सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भूगोल विषय का जो चुनाव किया है, वह भविष्य में जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर अधिकांश सिलेबस या यूँ कह लीजिए कि आने वाले प्रश्न भूगोल से संबंधित होते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि भूगोल को आप इस तरीके से नहीं पढ़ें कि आपको ये लगे कि ये कोई बहुत गंभीर विषय है, इसको पढ़ने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। आप इसको बिल्कुल कहानी की भांति पढ़ें। भूगोल को नहीं, जो भी कोई विषय आप पढ़ते हैं उसको कहानी की भांति आप लोगों को पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से जब आप कहानी को किस प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, या भूगोल का जो हम उसकी परिभाषा की बात करते हैं कि पृथ्वी तल का ज्ञान प्रदान करने वाला जो विषय है वो भूगोल है। अब जब धरातल की बात करेंगे तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर उस पर पाए जाने वाले जितने भी उच्चावच हैं, उनकी उत्पत्ति से लेकर उनका जो विकास का क्रम रहा है, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। साथ ही इसी धरातल के ऊपर मनुष्य भी है। इस मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक के जो उसके विकास का क्रम है, उसका हम अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे इसका विकास हुआ और वर्तमान स्वरूप को इन्होंने प्राप्त किया है। वो भौतिक तत्व भी हो सकते हैं और मानवीय तथ्य भी जो है, या मानव जो है उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान के विकास तक की हम इसके अंतर्गत बात करते हैं। फिर बात जब हम भूगोल की करते हैं तो भूगोल को परिभाषित सिंपल साधारण शब्दों में हम कर सकते हैं कि पृथ्वी के
धरातल का ज्ञान प्रदान करने वाला विषय है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं जैसे भौतिक भूगोल के अंदर हम जब शुरू करते हैं तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। तो आंतरिक संरचना की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो अंदर जो घटनाक्रम घटित होता है उसका परिणाम हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? धरातल पर। और वो धरातल जिसका हम अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं, तो उसके लिए हमको ये भी जानना आवश्यक होगा कि उसके अंतर्गत किस प्रकार की क्रियाएं संपन्न हो रही है, वह क्रियाएं किस प्रकार से धरातल को प्रभावित करती हैं। रहने वाला जो इसके ऊपर मनुष्य है, जो एक दूसरा पक्ष है भूगोल का, वो। अब भूगोल की परिभाषा के बाद में हम बात करते हैं कि इसकी कौन सी मुख्य शाखाएं हैं। तो पहली जो शाखा है वो है भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। साथ ही इन तीनों मंडलों के ऊपर जो स्थित जीव यहाँ पर पाया जाता है उसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। और जैव मंडल में मानव भी सम्मिलित है, लेकिन क्योंकि ये सब अध्ययन कौन कर रहा है? वो मानव कर रहा है। क्योंकि मानव एक विशेष प्रकार का जीव है जो बुद्धि रखता है, होने वाली घटनाओं को समझता है और उनकी व्याख्या करता है। अतः मानव एक भूगोल की एक दूसरी शाखा है। इसके अंदर हम क्या क्या अध्ययन करेंगे कि मानव और वातावरण या प्रकृति के अंतर संबंधों का हम जो अध्ययन करते हैं वो मानव भूगोल है। अब मानव की उत्पत्ति जब हुई तब से लेके जो उसका विकास क्रम है उसका सबका हम अध्ययन किसमें कर रहे हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत। अब मानव भूगोल की परिभाषा की जब हम बात करते हैं या मानव भूगोल विषय की बात करते हैं, तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा मानव भूगोल का प्रतिपादन किया गया। मानव भूगोल शब्द की जो जब हम बात करते हैं तो एंथ्रोपोजोग्राफी रैटजेल द्वारा जो लिखित थी उस पुस्तक में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। उसके बाद में डिमांजिया, जीन्स ब्रून्स, ये जो सब फ्रांसीसी विद्वान थे ये सब इसी से जुड़े हुए थे। मानव भूगोल के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। तब हम परिभाषा के बाद में हम बात करें। अब परिभाषा में भी हम क्या देखेंगे कि विभिन्न जो भूगोलवेत्ता हैं उनके द्वारा दी गई परिभाषाओं को हमको पढ़ना आवश्यक है। उन परिभाषाओं को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किसने क्या भूगोल के विषय में कहा है। अब हम जैसे भौतिक भूगोल में ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं और उसके बाद में मानव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक के विकास क्रम और मानव की विभिन्न क्रियाकलापों का हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद में फ्रांसीसी विद्वान जिनकी विशेष मानव भूगोल के विकास के अंदर भूमिका रही, उनमें विडाल डी लाप्लाश, जीन ब्रून्स, अल्बर्ट डिमांजिया को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जा सकता है या कहते हैं। इनके अनुसार मानव भूगोल मनुष्य तथा प्रकृति की अंतर प्रक्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर दृष्टिगत तथ्य जिनके उद्भव में मनुष्य की भूमिका प्रधान होती है पृथ्वी के विशिष्ट तत्व बन जाते हैं तथा ऐसे तत्वों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है या कहते हैं। मानव भूगोल शब्द की प्रेरणा रेटजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी से ली गई, जिसके पश्चात विडाल डी लाप्लाश ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल डे जोग्राफिया ह्यूमेन में मानव भूगोल को मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन बदलाया है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गणेश शर्मा, सहआचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय जयपुर में अध्यापन करा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे मानव की आर्थिक क्रियाओं के ऊपर या मनुष्य की आर्थिक गतिविधियाँ। मानव द्वारा जीवन निर्वाह एवं आय अर्जन के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय कहते हैं। इन व्यवसायों को भौगोलिक संदर्भ में 5 प्रकार से विभक्त करते हैं। पहला है प्राथमिक कार्य। अब प्राथमिक कार्य कौन से होते हैं? ये मानवीय आर्थिक क्रियाएं जिनका संबंध प्रत्यक्ष प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। इनके दो प्रकार माने जाते हैं। पहला है निष्कर्षण उद्योग। जब मानव विभिन्न प्रकार के पदार्थों एवं कारकों का प्रयोग प्रकृति के सीधे ग्रहण करने से करता है तो इसे निष्कर्षण उद्योग में शामिल करते हैं, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन क्रिया, वनोत्पादों का संग्रहण, लकड़ी काटना, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है प्रकृति से हमको प्राप्त होने वाले हैं जिनका हम सीधा उपयोग करते हैं। जीन्स ब्रून्स ने
खनन की क्रिया को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि लुटेरी अर्थव्यवस्था जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, वो है जीन ब्रून्स। कनाडा तथा उत्तरी अमेरिका में लकड़ी उत्पादन में संलग्न श्रमिकों को लंबरजैक कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, आपकी जनरल नॉलेज का प्रश्न इसमें बनता है कि लंबरजैक पहली बात तो कहाँ होता है और ये कौन सी क्रिया है। कनाडा और उत्तरी अमेरिका में लकड़ी का जो व्यवसाय में संलग्न श्रमिक हैं उनको लंबरजैक कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में पशुपालकों को गुआवा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका में पशुपालकों को गुआवा कहते हैं। दूसरा हो गया पुनरुत्पादन उद्योग। जब प्राकृतिक तत्वों के सहयोग प्राप्त कर मिट्टी की उर्वरकता एवं उत्पादकता का बारंबार उपयोग कर के कार्य किए जाते हैं उन्हें पुनरुत्पादक उद्योग कहते हैं, जैसे कृषि कार्य एवं पशुचारण। अब ये तो प्राथमिक क्रियाएं थी। द्वितीयक क्रियाएं कौन सी होंगी? प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग नव उत्पाद बनाने में किया जाता है, तो यह द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के लिए उद्योग शब्द का प्रयोग करते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर उद्योगों में कई प्रकार आते जाते हैं। ये इस प्रकार हैं, जैसे आधारभूत उद्योग, वे उद्योग जो उन उद्योगों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं जिनकी मशीन आदि विनिर्माण उद्योग के रूप में विकसित किए जाते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। फिर कौन से द्वितीय कार्य होंगे? जिसमें फूट लूज उद्योग, वे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कोई कारक महत्वपूर्ण नहीं होते या अपितु वे कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं, फूट लूज उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये किसमें सम्मिलित किया जाएगा? फूट लूज उद्योग के अंतर्गत। विनिर्माण उद्योग, वे उद्योग जो उपभोक्ता वस्तु एवं मशीनरी निर्माण के लिए स्थापित होते हैं, इन्हें क्रमशः हल्के विनिर्माण व भारी विनिर्माण कहते हैं। द्वितीयक क्रियाओं में संलग्न श्रमिक ब्लू कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। जो द्वितीयक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं उन श्रमिकों को हम क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर। अब तृतीयक क्रियाएं कौन सी हैं? वे आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्यों को संपादित करते हुए सहायक क्रिया के रूप में विकसित होते हैं। तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं सहायक क्रियाएं ही कहलाती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष संबंध वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता है, अपितु ये वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे परिवहन, विभिन्न संस्थाएं, कार्यालय आदि, जैसे शेयर बाजार, वित्तीय संस्थाएं, ये सब किस में सम्मिलित होती हैं? तृतीयक और चतुर्थक। तृतीयक में बेसिकली इन व्यवसायों में संलग्न वर्करों को पिंक कॉलर वर्कर कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि पिंक कॉलर वर्कर किसको कहा जाता है? तृतीयक क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों को। फिर चतुर्थक व्यवसाय कौन से हैं? आधुनिक काल की कुछ तकनीकी सुविधाएं जैसे विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक सेवाएं, शोध कार्य आदि को चतुर्थक व्यवसाय में शामिल करते हैं, जो कि दूसरे चरण की सहायक क्रियाएं भी होती है। इनके विकास एवं प्रचार के कारण अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का उत्पादन व परिवहन अधिक मात्रा में होने लगता है। इन कार्यों में संलग्न श्रमिकों को व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तो चतुर्थक क्रिया में जो संलग्न श्रमिक हैं या वर्कर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर्स। अब है पंचमक व्यवसाय। ये क्रियाएं जिनको सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में प्रशासक, प्रबंधक, वित्तीय सलाहकार आदि के रूप में वस्तु उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसमें कार्य करने वाले वर्कर्स को गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है। अब ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने, जो मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं हैं उनके अंदर क्या क्या बातें आई। पहली बात, जो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न जो लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैसे लकड़ी काटने में हम उत्तरी अमेरिका और कनाडा में जो श्रमिक कार्य करते हैं उनको लंबरजैक कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में पशुपालकों को गुआवा कहते हैं। अब जो है पहले जो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है उनको कहने के लिए हम क्या कहते हैं? रेड कॉलर श्रमिक कहलाते हैं वो। द्वितीयक क्रियाओं में जो
हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर। तृतीय क्रियाओं में जो संलग्न हैं उनको कहते हैं पिंक कॉलर। चतुर्थक क्रियाओं में जो संलग्न है उनको कहते हैं हम व्हाइट कॉलर वर्कर। पंचमक में जो हैं वो गोल्ड कॉलर। तो ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है मानव की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जब बातें आती हैं तो। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गणेश शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय जयपुर। आप सभी BA द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। आपके द्वितीय वर्ष भूगोल के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र चलेंगे, जिनमें पहला संसाधन भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। आज अभी हम मानव भूगोल के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें मानव भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य एवं विषय क्षेत्र पर बातचीत हम करने वाले हैं। मानव भूगोल के अर्थ को समझने के लिए भूगोल के अर्थ को समझना आवश्यक है। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। ये शब्द लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल विषय के अंतर्गत भूगोल की 2 शाखाएं हैं। पहली है भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, साथ ही इन तीनों मंडलों पर स्थित जीवन का अध्ययन जैवमंडल के अंतर्गत करते हैं। जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल पर मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक के विकास क्रम एवं मानव की विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल का अर्थ एवं विषय वस्तु को स्पष्ट करने में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं की प्रमुख भूमिका रही है, जिसमें विडाल डी लाब्लाश, जीन्स ब्रून्स, अल्बर्ट डिमांजिया को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इनके अनुसार मानव भूगोल मनुष्य तथा प्रकृति की अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर दृष्टिगत तथ्य जिनके उद्भव में मनुष्य की भूमिका प्रधान होती है, पृथ्वी के विशिष्ट तत्व बन जाते हैं तथा ऐसे तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल शब्द की प्रेरणा रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी से ली गई है। इसके पश्चात विडाल डी लाब्लाश ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल डे ज्योग्राफी ह्यूमने में मानव भूगोल को मनुष्य तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन बताया है। इसी प्रकार और दूसरे जो विद्वान हैं वो भी मानव भूगोल को परिभाषित करते हैं, जिनमें से जीन ब्रून्स के अनुसार सभी मानवीय क्रियाएं जो भूसतह पर विशिष्ट प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करती है, मानव भूगोल की विषय वस्तु है। उक्त परिभाषा के अनुसार मानव भूगोल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये मानवीय क्रियाएं पृथ्वी की सतह पर घटित होती हैं। स्वाभाविक है कि मानवीय क्रियाओं पर पृथ्वी की सतह तथा धरातलीय स्वरूप, जल प्रवाह, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि का प्रभाव भी पड़ता है। अर्थात मानवीय क्रियाओं के अध्ययन में प्राकृतिक वातावरण से संबंध अंतर्निहित है। मानव भूगोल का उद्देश्य मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप स्थापित तथ्यों का अध्ययन करना है। इस प्रकार जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया है। जीन्स ब्रून्स के अलावा डिमांजिया, जिन्होंने अपनी परिभाषा में बताया कि मानव भूगोल मानव समूह एवं मानव समाज का अध्ययन उनके प्राकृतिक वातावरण से अंतर संबंध में के संदर्भ में करता है। डिमांजिया की परिभाषा मानव भूगोल को कुछ अधिक सबल बनाते हुए मानव समूहों एवं समाज का उल्लेख करती है। पृथ्वी पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह सामूहिक रूप से पृथ्वी की सतह पर अपने क्रियाकलापों को संपन्न करता है तथा प्राकृतिक वातावरण को अपनी आवश्यकता एवं उद्देश्यों के अनुसार प्रभावित करता है।
अतः भूगोल में मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र मानव समाज का अध्ययन प्रमुख हो जाता है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसके अलावा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जैसे J.H.G. लेबोन ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के परिभाषिक स्वरूप की चर्चा प्रारंभ करते हुए लिखा कि मानव भूगोल ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जो मनुष्य की बहु और वृहद स्तरीय अध्ययन में सहायक होते हैं। अतः मानव भूगोल एवं प्राकृतिक वातावरण से संबंधित समस्याओं का पारस्परिक अध्ययन है जो ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जिनके द्वारा पृथ्वी पर मानव के वृहद स्तरीय अध्ययन संभव होते हैं। अब देखिए, किसी भी विषय की हम जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी कोई विषय है उसका एक उद्देश्य होता है। ज्ञान की किसी भी शाखा का एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए वह सदा सचेष्ट रहता है, तथा मानव भूगोल का लक्ष्य पृथ्वी पर व्याप्त विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपलब्ध मानव निवास की सार्थक व्याख्या करना है, ताकि क्षेत्रीय विभेदों के अनुसार मानव पर्यावरण अंतर संबंधों का अध्ययन किया जा सके, उसे समझ सकें हम। इस प्रकार विविध क्षेत्रीय संगठनों के अभ्युदय और मानव प्रगति के लिए उत्तरदायी पक्षों का अध्ययन मानव भूगोल का लक्ष्य है। अब इसका विषय क्षेत्र पे जब हम बात करते हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कितना व्यापक है, इस संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं गतिशील है। मानव भूगोल में मनुष्य एवं उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं का सांगोपांग अध्ययन किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में मनुष्य के भौतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को विश्लेषित करता है। अनेकानेक कारणों से पारिस्थितिकी तंत्र की बिगड़ती कड़ियाँ मानव समाज के सामने कठिन प्रश्न प्रस्तुत करने लगती हैं। विडाल डी लाब्लाश मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्नवत वर्णित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव समाज एवं उसके कार्यों का विकास प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप होता है। उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन को 4 भागों में विभक्त किया है। पहला है जनसंख्या के आधार पर, दूसरा सभ्यता के जो तत्व हैं उनके आधार पर, तीसरा है परिवहन, चौथा है मानव जातियां एवं नगर। इन चारों के आधार पर उन्होंने इन तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब मानव भूगोल के अंदर हम देखते हैं कि मानव जब उसकी जैसे उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे वो उस विकास क्रम में आगे बढ़ता चला गया। पहले वो आखेट पे मछली पकड़ना, इसके अलावा यही उसकी प्राथमिक क्रियाएं होती थी। उसके बाद में वह जब थोड़ा सा स्टेबल हुआ, कहीं किसी एक जगह पर रहने लगा, पानी की जहाँ उपलब्धता थी वहाँ पर उसने कृषि कार्यों को प्रारंभ किया। उसके लिए उसने कृषि में सहायक होने वाले जीव जंतुओं का भी उनको पालने लगा वो, और धीरे धीरे वो विकास के क्रम की स्थितियाँ आगे बढ़ती चली गई। इन सभी का जब हम समग्र रूप से किसी इकाई के रूप में या किसी बड़े क्षेत्र या जैसे महाद्वीपीय स्तर पर इन पर हम बातें करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि इस मानव की जो ये विकास की जो गति है, दिशा है, मानव के द्वारा जो की जाने वाले क्रियाकलाप हैं, वह सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। वहाँ की जिस प्रकार की जैसी जलवायु होगी उसी के अनुरूप वहाँ पे कृषि कार्यों को उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। मतलब जितनी भी उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो उसके अनुरूप ही होती हैं। इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन जब हम करते हैं इस मानव भूगोल के अंतर्गत, तो इसकी पूरी हम ये देखते हैं कि किन स्थानों पर जैसे मनुष्य ने रहना शुरू किया, धीरे धीरे फिर उसकी जैसे प्राथमिक क्रियाएं में प्रारंभ में करता था, फिर धीरे धीरे उन के ऊपर आधारित उद्योग धंधे जिनके अंदर वह द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक क्रियाएं, जैसे आज वर्तमान तक जो हम क्रियाओं की बातें करते हैं तो पंचमक क्रियाएं जो हैं यहाँ पर संपन्न होती हैं।